गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में। मैं 7th फेज़ बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम पत्र जो कि अनिवार्य है लैंग्वेज, उसमें हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इसे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, समय न गवाते हुए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा हिंदी वर्णमाला पे आधारित है, जिसमें हम आज स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, स्वर के बारे में समझेंगे, भाषा और राष्ट्रभाषा बोली में अंतर को समझेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग प्रिमिटिव थे, मतलब जब हम लोग जंगली थे, उस समय में हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, हमारी बोली क्या होती थी, हम कैसे अपने भाव विचार को प्रकट करते थे। तो उस समय हम जैसे एक छोटा सा नन्हा बच्चा होता है, वो तो बोल नहीं सकता। जब वो बोल नहीं सकता तो फिर वो अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करता है, तो एक साउंड क्रिएट करके, एक ध्वनि उत्पन्न करके अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि भाव या विचार को व्यक्त करने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। तो भाव या विचार को व्यक्त करने के जो माध्यम हैं वो मुख्यतः 3 माध्यम माना जाता है। पहला माध्यम है कि हम शारीरिक हाव भाव से किसी को अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। भाव भंगिमा लगा करके हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी जो माध्यम है वह है बोलकर, हम बोलकर अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। और तीसरा जो माध्यम है वह है लिखकर हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों के लिए क्या चाहिए, हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा बोल देते हैं। जैसे हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी बोल करके दूसरा पर्सन भी हिंदी समझ सकता है और हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में अपनी भाव को प्रकट करते हैं। तो ये क्या कहलाई? भाषा कहलाई। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज का प्राणी है तो वो दूसरी भाषा बोलता है, वो उसकी भाषा समझते हैं जो उसकी भाषा को समझता है। ठीक है, तो यहाँ भाषा क्या हो गया, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। भाषा के अलग अलग रूप हैं। अब क्या क्या है भाषा के अलग अलग रूप? तो कहीं पे आपने सुना होगा राष्ट्रभाषा, कहीं पे सुना होगा बोली। तो ये क्या एक ही है? तो समझिए हम ये क्या है। राष्ट्रभाषा जो होती है वह भाषा जो कि एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों के द्वारा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब देखिए राजभाषा क्या होता है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग देश के सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। जैसे भारत की राजभाषा भी हिंदी है और स्पेन की राजभाषा क्या होगी? स्पेनिश होगी। ठीक है। बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोली क्या होती है? भाषा का एक अन्य रूप बोली कहलाता है। ठीक है, मौखिक रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यह बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे कि बिहार में देख लीजिए भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। ये सब बोली कहलाती है, भाषा नहीं कहलाता। भाषा एक बड़े क्षेत्रों में बोली जाने वाली
प्रचलित जो होती है बोली होती है उसे भाषा बोलते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। वर्णमाला पे आते हैं। वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, वर्णमाला क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि अपने भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो ध्वनि उत्पत्ति होती है, ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो एक निश्चित हर एक शब्द के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हम एक अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उन सारी ध्वनि को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है। हमारे जो व्याकरणचार्य हैं उन्होंने गौर किया, क्या गौर किया कि जितने भी बोलने में जितनी भी ध्वनि की उत्पत्ति होती है वो एक निश्चित, उसकी संख्या एक निश्चित होती है। ठीक है। तो उसकी संख्या निश्चित होती है, उन सारों को एक जगह संयोग करके लिखा और लिख करके उन्होंने देखा ये सारे कितने हैं, इनकी संख्याएं कितनी है, इसको क्या कहा जाएगा। इस आधार पर उन्होंने हिंदी वर्णमाला का निर्माण किया। तो ध्वनि के आधार पे, विभिन्न प्रकार के ध्वनि के आधार पे किसका निर्माण हुआ, वर्ण का निर्माण हुआ। और वर्णों का जो समूह हुआ उसे क्या कहा गया, अक्षर कहा गया। वर्णों के समूह को क्या कहा गया, अक्षर कहा गया। और अक्षरों के जो समूह है, अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अक्षरों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जो भी ध्वनि के आधार पे या वर्ण, जितने भी वर्ण बने, वर्ण को एक क्रमागत में लिखने की, क्रमागत में लिखने या बताने का जो एक माला है, उसमें जैसे माला में हम पिरो के रखते हैं चीज़ों को, उसी तरह वर्णों को जो पिरो के रखा जाता है एक साथ, वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो चलिए, इसी वर्णमाला से क्या बना, शब्द बना या अक्षर का निर्माण हुआ। लिपि क्या होती है, तो जो भी ध्वनि उच्चारित होती है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, उसको चिन्हों के द्वारा जो लिखते हैं, जैसे ये हिंदी में हमने लिखा, ये चिन्ह है, इन चिन्हों के द्वारा जो लिखा इसे ही हम लिपि कहते हैं। लिखने की पद्धति ही लिपि होता है, लिपि कहलाता है। जैसे हमारी लिपि क्या है, हम जो लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। इंग्लिश को जो लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। देखिए वर्णमाला जो है वो क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सामान्यतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 45 है। लेकिन हम री को अगर जोड़ देते हैं, ऋषि वाला री को जोड़ देते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, 46 हो जाती है। 4 और वर्ण हैं, 4 वर्ण जिसका यूज जो होता है, देखिए कैसे, अ, ण, ढ या आ मिलकर वर्णों की संख्या क्या हो गई, ये 4 हो गए, तो इस सबको मिलाकर के टोटल वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। ठीक है, 40 हो जाती है। अब स्वर वर्ण के ऊपर में बात करते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, मतलब बिना किसी रुकावट के मुंह से जो बाहर निकलता है, जो ध्वनि बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। आप खुद से उच्चारण कीजिए, अ, आ, ई, ओ, ऊ, इन सब के उच्चारण में क्या हो रहा है कि हवा मुख से अबाध गति से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, स्वर वर्ण कहा गया। स्वर वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। ये मूल स्वर या हर्ष स्वर क्या होता है, ध्यान से समझिए। जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ या री, बस हल्का सा उच्चारण किया जाता है इसका। आ का उच्चारण क्या करते हैं हम, ज़्यादा जोर देना पड़ता है, आ। अब चलते हैं संधि स्वर के बारे में। संधि स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए फर्स्ट होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हो। क्या होता है, सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हो। जैसे सजातीय किसे, जैसे अ और अ मिलकर क्या बना, आ, ई और ई मिलकर के क्या बना,
दीर्घ ई, इसीलिए दीर्घ बोलते हैं, ज़्यादा उच्चारण करना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। ऊ और ऊ मिल करके ऊ दीर्घ ऊ बोलते हैं। ठीक है, ये सारे दीर्घ स्वर के उदाहरण हो गए। अब चलते हैं संयुक्त स्वर संधि क्या होता है। वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। जैसे देखिए सजातीय में क्या हो गया, अ और अ मिला, यहाँ पे अ और ई भी तो हमारा स्वर है, तो अ और ई मिल करके क्या बना, ए बना। अ और ए मिल के क्या बना, ऐ बना। ये सारे क्या हो गए, संयुक्त स्वर संधि हो गई। ठीक है, अब लुप्त स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। ये लुप्त स्वर संधि क्या है, जो अभी लुप्त हो गई, प्लुप्त स्वर संधि। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं श्याम, राम, ऐसे ये सारे जो हो गए पुकारने के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादा जोर दे करके। एक एक शब्द के ऊपर में हम ज़्यादा जोर देते हैं, तो इस तरह के साइन का यूज़ करते हैं, इस तरह के संकेत का प्रयोग हम करते हैं। और ध्वनि हमारी कैसे निकलती है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है दीर्घ से। ठीक है, इसका प्रयोग चौपाई में किया जाता है, संस्कृत में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे स्वर्ण के भेद हो गए। स्वर्ण 3 तरह के हो गए। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर का उच्चारण है, उच्चारण के आधार पे हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। देखिए क्या क्या भाग होता है। स्वर को उच्चारण स्थान के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट क्या होता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर, इनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है। जैसे उच्चारण आप खुद करके देखिए, हर्ष ई को कैसे और दीर्घ ई को कैसे, ए और ए को। इसमें आप क्या पाते हैं कि आपका जीभ जो है वो आगे का जीभ ऊपर उठता है, इसीलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या हो जाता है, इसके उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहता है। जैसे आ के उच्चारण में जीभ में कोई हरकत ही नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर की बात करते हैं कि ये पश्च स्वर क्या होता है। पश्च स्वर, इसकी उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है, पीछे वाला भाग। जैसे आ, ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर के उदाहरण हो गए। ये सब आप याद रखेंगे, उदाहरण की कौन सा स्वर किसका उदाहरण है। ये एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके नाम और इसके उदाहरण जरूर कंठस्थ कर लें। चलिए आगे देखते हैं। पश्च स्वर। पश्च स्वर, इसके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर होता है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, आ, उ, ओ, औ। अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, स्थान स्वर के बाद व्यंजन से पहले। ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अलग ही एक कैटेगरी में, एक अलग ही वर्गीकृत किया गया है अयोग वाह के रूप में। अर्थात ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, इसको स्वर के बाद और व्यंजन से पहले स्थान रखा गया है। जैसे कि अ, अंग, अह, ये 3 हैं जो अयोग वाह कहलाते हैं। अब देखिए स्वर के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें। पहले स्वर की जो संख्या थी वो 14 थी, लेकिन आधुनिक हिंदी वर्णमाला में हमने क्या किया, हम कुछ ऐसे वर्ड है जिसका यूज़ ही नहीं कर पाते। आजकल कंप्यूटर का युग आ गया और कंप्यूटर में से शब्दों को प्रायः लुप्त ही कर दिया गया है। तो री को रिंग को, इन सारे को क्या किया गया, लुप्त कर दिया। इसका यूज़ ही करना हम बंद कर दिए, उपयोग करना बंद कर दिए। तो मात्रा की संख्या क्या हो गई, घट करके 11 हो गई। स्वरों की संख्या घट करके कितनी हो गई, 11 हो गई। और मात्रा के आधार पर हम देखते हैं स्वर की संख्या कितनी है, 10 है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे 10 है। देखिए स्वर जो होता है, स्वर को हम पहले ये लिखते हैं, अ स्वर हो गया हमारा, आ, ई, दीर्घी, ओ, ए, यहाँ पे हम जी, ए, ऐ, ओ, औ,
अंक नहीं लेते। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गए ना। ये 11 किसके आधार पे? स्वर की संख्या 11 है। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। अब क्या कहता है? मात्रा के आधार पे स्वर की संख्या कितनी है? 10, वो देखती है मात्रा। अ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा को क्या लिखते हैं? आ की मात्रा को हम ऐसे लिख देते हैं, आ। ई की मात्रा, ई को कैसे लिखते हैं? दीर्घ ई की मात्रा को ऐसे करके लिखते हैं। ओ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं और दीर्घ ऊ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। री की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ए की मात्रा को एक लिखते हैं। ए की मात्रा को नहीं लिखते हैं। एक इसकी मात्रा को नहीं लिखते हैं। ए की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। ओ की मात्रा को ओ लिखते हैं और औ की मात्रा को ओ लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ठीक है। ये क्या हो गया? ये हमारा मात्रा के आधार पर हो गया। तो देखिए मात्रा के आधार पे क्या हो जाता है? ये 2 होता है और ये 1 होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया मात्रा के आधार पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्रा के आधार पे कितने हो गए टोटल? ये 10 हो जाती है। और उच्चारण के आधार पे क्या हो जाती है? उच्चारण के आधार पे 11 हो जाती है। तो ये आज हमारा स्वर का क्लास था। आज हमने स्वर के बारे में समझा, भाषा के बारे में समझा, राष्ट्रभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में और बोली के बारे में समझा। ठीक है। देखिए एक और चीज़ देखिए यहाँ से, उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 11 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं। 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और क से लेकर के ज्ञ तक 36 अक्षर होते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए। ठीक है। आपको एक और अनुरोध है कि आपको ये ईजी पढ़ाई लिखाई चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। मैं आपका दोस्त अमित अब आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो में, जो कि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के साथ साथ वर्तनी को पढ़ना है, वर्तनी, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी क्लासेस, मेरा ध्येय है कि मैं आपके इस प्रथम पत्र के भाग 2 में जो 75 मार्क का है, उसमें 75 में से 75 आपको दिलवाने की कोशिश करूँ। ठीक है। जिससे कि आपका रैंक जो होगा, आपके जो स्थान आएंगे परीक्षा में, वो उच्चतम हो और आपको आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तब तक के लिए अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। धन्यवाद।